हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ क्लर्क एंड मेंस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका जो है फरवरी का पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका फरवरी वाला पार्ट ऐड कर दिया है। आप इसे वीडियो इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च द एन्युटी डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एन्युटी डिपॉजिट नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय दी फेडरल बैंक। किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है ऐसे कस्टमर्स के लिए जिनकी स्टेबल इनकम है। ठीक है, नाउ जो ये प्रोडक्ट है लॉन्च किसने किया था? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपके हैं फेडरल बैंक के, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिनका नाम है शालिनी वरियर। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो इसे ओपन कराना तो आपको आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए होगी वो है 15 लाख की, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो रहेगी 2 करोड़ की। फाइन, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका टेन्योर आपका अगर 5 साल का आप रखते हैं तो सिंपल जो जनरल पब्लिक है उनके लिए 7.10% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। वहीं पे सीनियर सिटीजन को यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.60% का। 5 से 10 साल के बीच में 6.60% का रहेगा। वहीं पे आपका 7.10% का रहेगा फॉर द सीनियर सिटीजन। ठीक है, 10 एंड 20 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 6 पॉइंट, अगर टेन्योर 10 से 20 साल होता है तो आपका जो परसेंटेज है वो 6.25% का रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सीनियर सिटीजन के लिए 6.40% का रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर दी एनएसओ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एनुअल जीडीपी फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 द इंडियाज रियल जीडीपी ग्रू एट डैश। तो इंडिया की जो रियल जीडीपी है आपकी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, इसका एस्टिमेशन कितना दिया गया है? इट इज ऑफ 6.2% बाय द एनएसओ। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। एनएसओ ने और क्या एस्टिमेशन यहाँ पे दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी है ये ग्रो करेगी फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.5%, वेयरएज नॉमिनल जीडीपी आपका रहेगा 9.9%, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड रहेगा 6.4% एंड नॉमिनल जीवीए आपका रहेगा कितना 9.5% रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज साइन 3 MOUs विद विच कंट्री टू एनहांस एक्सपोर्ट्स इन अ जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो इंडिया ने रिसेंटली थाईलैंड के साथ 3 MOU साइन किए हैं ताकि हमारा जो जेम एंड ज्वेलरी का सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। फाइन, इंडिया में आपका जो है 71st बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 22 फरवरी 2025 को, और इसमें इंडिया से 18 मेंबर का डेलीगेशन जो है गया था, जिसमें जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर्स थे, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर एंड सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स थे, और 18 मेंबर इंडिया से आपके इस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब 3 MOU की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला MOU आपका साइन हुआ है JPEPC जयपुर राजस्थान बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर का विद बैंकॉक थाईलैंड बेस्ड जेम एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड। दूसरा था आपका जो ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर है एंड चंताबुरी थाईलैंड बेस्ड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जेम एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इनके बीच में। तीसरा MOU है आपका इंडिया की जो आपकी सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन है इनका विद अ थाई सिल्वर एक्सपोर्टर एसोसिएशन। तो ये 3 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए थे ताकि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर इंडिया का जो है वो आपका और बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज साइन अ MOU विद इंडियन आर्मी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 130 फुट सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया है सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट अ 130 फुट सिंगल लेन मॉड्यूलर दैट इज SML स्टील ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है ये कंस्ट्रक्ट करेगी, ये इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करेगी आपका स्टील ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा इस कंपनी ने बहुत सारे मॉड्यूलर ब्रिजेस जो हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में भी डेवलप किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इन जगहों पे भी इन्होंने जो है इन मॉड्यूलर लेन मॉड्यूलर
जो स्टील ब्रिज है उनका जो है कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी फॉर third consecutive year according to the S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and Carbon Disclosure Project, that is CDP. तो recently S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 और Carbon Disclosure Project जो है इन्होंने रिलीज किया था आपकी बेसिकली रैंकिंग, ठीक है, जिसमें इंडिया का हाईएस्ट रेटेड बैंक आपका कौन सा रहा है? इट इज योर येस बैंक, जिसका स्कोर आपका था 72 आउट ऑफ 100, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात CSA स्कोर था ये आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट स्कोर, एंड यहीं पे अगर हम बात करें आपकी रेटिंग की तो येस बैंक को A रेटिंग यहाँ पे दी गई है इन टर्म्स ऑफ अ कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। फाइन, नाउ बात करेंगे S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 की। तो ये जो आपका था इसमें टोटल 7,690 ग्लोबल फॉर्म्स को एसेस किया गया था, जिसमें से सिर्फ सेलेक्ट की गई हैं 780 कंपनीज को, ठीक है, जो इसमें सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में इंक्लूड की गई थी। एंड यहाँ पे इसमें से भी 780 में से भी 51 आपकी इंडिया से थी। फाइन, नाउ येस बैंक की बात करें तो येस बैंक का MD एंड CEO करेंटली हैं प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद चेन्नई सुपर किंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर क्रिकेट फैंस। तो इनमें से कौन सा आपका जो है बैंक है जिसने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया है क्रेडिट कार्ड? तो इट इज सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। कौन सा आपका बैंक है? इट इज योर सिटी यूनियन बैंक, जिसके MD एंड CEO है N कामाकोड़ी, और इसे 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेस्टिक बैंक ट्रेडेड 5 kilograms ऑफ गोल्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात, मेकिंग इट द फर्स्ट टू डू सो। तो इनमें से कौन सा आपका पहला बैंक बना है जिसने 5 किलोग्राम का ट्रेड किया है गोल्ड का एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक ने ये ट्रेड किया था, जो HDFC के गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट द्वारा किया गया था विद द मुंबई बेस्ड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द RBI व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन अ ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स? तो फॉर द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, तो एज पर द RBI डेटा कितना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में? तो इट इज 3.1%, ठीक है। कितना परसेंटेज है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में? ये इंक्रीज हुआ था आपका 3.1% से। एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेवल इंफॉर्मेशन आपकी ली गई है 10 मेजर सिटीज से, मतलब उसके बेसिस पे ये डेटा आपका बनाया गया है। और मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी दिल्ली हो गई, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई, देन जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई, ठीक है। अब इनमें से भी हाईएस्ट जो ग्रोथ देखने को मिली है वो देखने को मिली है आपकी कोलकाता की, एंड सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है कानपुर की, विच इज 0.1%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेबी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो रिसेंटली सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क आपका लाया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, SIF के लिए। SIF क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे आप समझिए कि 3 कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी कि आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। दूसरा है 10 लाख से 50 लाख तक का, और 50 लाख से अबव की कैटेगरी। तो ये 3 आपके जो है इन्वेस्टमेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड के अंडर आएगा। 10 लाख से 50 लाख के बीच में कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका SIF में, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में। और 50 लाख से ऊपर आ जाता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। ये क्लियर है? तो SIF के लिए नया फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है। फाइन, नाउ कब से इफेक्ट में आएगा ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। इसका मेन एम क्या है लाने का? कि ये आपका गैप फिक्स करेगा बिटवीन योर म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, ये चीज समझ गए आप? ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और ये आपका म्यूचुअल फंड है, तो इनके बीच का गैप खत्म करने के लिए SIF को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यू फ्रेमवर्क इसका लाया गया है,
ठीक है, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एक और चीज़, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, यहाँ पे 10 लाख रखी गई है। फाइन। नाउ नाउ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो क्राइटेरिया क्या है कि जो कंपनी है उसका मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड आपका 3 साल का देखा जाएगा। ठीक है, 3 साल में उसने एटलीस्ट आपका 10,000 करोड़ का जो है मैनेजमेंट, मतलब जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो इसने किया होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में। इसके अलावा सेबी का कोई एक्शन उस पर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके लास्ट 3 इयर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो लास्ट 3 इयर्स में उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सेबी ने कोई एक्शन वहाँ पे नहीं लिया होना चाहिए उस कंपनी पे। देन नेक्स्ट है कि उनको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जिसे 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो और उसने मैनेज किया होना चाहिए असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 5,000 करोड़। साथ में ही सेकेंडरी फंड मैनेजर उनको अपॉइंट करना होगा जिसके पास 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो और उसने मैनेज किया होना चाहिए 500 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके साथ ही SIF इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजीज हैं इसमें मेंशन किया गया है कि 80% जो इसमें अमाउंट है वो आपका लगाया जाएगा इक्विटी में, और रेस्ट 25% जो है, मतलब 80% और मैक्सिमम 25% ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका डेरिवेटिव्स में। फाइन। Now next up question है, the Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, has decided to retain an interest rate of -% on Employees Provident Fund deposits for the financial year 2025। तो recently आपकी एक मीटिंग हुई थी EPFO की जिसमें उन्होंने रिटेन किया है जो आपका Employees Provident Fund होता है उसका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अभी कितना ये चल रहा है, इट इज़ 8.25। लास्ट ईयर ये आपका 2024 के फरवरी में डिसाइड किया गया था, इंक्रीज किया गया था। पहले ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.15% था, 2024 में 8.25 किया गया एंड इस साल इसको रिटेन किया गया है 8.25% पे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, EPFO ने रिसेंटली नए रूल्स आपके निकाले हैं एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के लिए, EDLI इंश्योरेंस स्कीम के लिए। क्या क्या रूल हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट। एज पर दिस अनाउंसमेंट जो एम्प्लॉय है अगर वो जैसे कहीं पे जॉब कर रहा है उसका आपका जो EPF फंड है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, राइट। अब एक ही साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन दैट केस पहले क्या होता था कि फैमिली को कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बट नए रूल के हिसाब से अब मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट जो दिया जाएगा फैमिली को वो है आपका 50,000 का। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स इवन आफ्टर अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन ने आपका जो है 7-8 महीने 6 महीने ऐसे हो गए कि लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इसने किया था अपने फंड्स में। ठीक है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इन दैट केस पहले क्या होता था सिनेरियो कि फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसने लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत टाइम पहले किया होता है। ठीक है, बट अब ये चीज़ चेंज की है। नए रूल के हिसाब से बोला गया है अगर विद इन 6 मंथ उस पर्सन की डेथ होती है, इन दैट केस जो फैमिली है उसको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका रूल है कंसिडरेशन ऑफ अ सर्विस कंटिन्यूटी। देखो पहले का सिनारियो अगर हम समझें, पहले का सिनारियो क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसने जॉब स्विच की है। ठीक है, अब जॉब स्विच की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम पे ज्वाइन कर ले, है ना, या उसके पहली जॉब और दूसरी जॉब में गैप हो गया और उस पर्सन की जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हो गई, तो इन दैट केस पहले सिनारियो के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट होते थे वो फैमिलीज को नहीं मिलते थे क्योंकि यहाँ पे गैप आ जाता था। ठीक है, तो उनको जो मिनिमम 2.5 लाख या मैक्सिमम ऑफ 7 लाख का बेनिफिट जो फैमिली को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता क्योंकि कंटिन्यूस सर्विस नहीं वहाँ पे शो कर सकते थे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर जॉब स्विच हुई है उस टाइम पे तो मिनिमम गैप तो वहाँ पे दिखेगा ही ना। तो वो चीज़ पहले क्या होती थी कि कंटिन्यू सर्विस नहीं मानी जाती थी और अगर कंटिन्यू सर्विस नहीं होगी तो बेनिफिट नहीं मिलता था। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है कि 2 महीने तक का जो टाइम है, अगर 2 महीने का टाइम है वहाँ पे, जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया था कि पर्सन ने जॉब स्विच की थी और उस दौरान उसकी डेथ हो गई, तो 2 महीने का जो वहाँ पे बोला गया है विद इन 2 मंथ्स का जो गैप है वो एज अ कंटिन्यूटी वहाँ पे आपका जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। जो इसके वजह से हेल्प क्या होगी, कुछ जो इस दौरान पे पर्सन की डेथ हुई है उसकी फैमिली को मिनिमम बेनिफिट जो है एटलीस्ट वहाँ पे मिल जाएगा 2.5 लाख का।
या जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहाँ पे अमाउंट मिलेगा वो चीज़ फैमिली को दे दी जाएगी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ईपीएफओ की। करंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है? रमेश कृष्णमूर्ति इनका नाम है। हेडक्वार्टर ईपीएफओ का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1952 में। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च। तो रिसेंटली एसबीआई रिसर्च ने अपना एस्टिमेशन दिया है कि Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रहेगी? इट विल बी योर 7.6। कितना एस्टिमेशन दिया गया है? 7.6 का एस्टिमेशन दिया गया है। वहीं पे Q3 की बात करें तो ये एस्टिमेशन दिया गया था 6.2% का। फाइन। इसी के साथ रियल जीडीपी ग्रोथ जो आपकी है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, ये भी यहाँ पे बताई गई थी 9.2% की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिस्पर्सल सर्विस थ्रू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू लोन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। और ये सर्विस किसने स्टार्ट की है? Rupee112 ने ये सर्विस स्टार्ट की है, ठीक है। आपको जो इनका ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है और आप जो है 5,000 से लेके 1 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, Rupee112 से, जो आपकी एक फिनटेक फर्म है। और Rupee112 का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम हरियाणा में। 2023 में स्टैब्लिश हुई है और इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? विकास गोयल। नेक्स्ट इज, विच बैंक डिड पेटीएम पार्टनर विद टू प्रोवाइड साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स टू मर्चेंट्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप की है ताकि जो पेटीएम है वो अपने साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स जो है वो प्रोवाइड कर सके आपके इस बैंक के मर्चेंट्स को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक और पेटीएम का यहाँ पे जो है पार्टनरशिप हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज, Mintyok Innovation Private Limited made its first acquisition in a central bank digital currency, that is CBDC sector, by acquiring which company? तो इन्होंने recently acquire किया है DigiLedge को, ठीक है। किसे acquire किया है? DigiLedge को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Mintyok Innovation जो है it is backed by PayPal and HDFC Bank। फाइन। DigiLedge की बात करें तो इसके फाउंडर हैं चांदनी महेश एंड महेश गोविंद, ये इसके फाउंडर्स हैं एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड टू बूस्ट इंडियाज पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो है आपका कोलैबोरेशन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है कॉन्टिनेंटल डिवाइस के साथ, डिवाइस इंडिया के साथ? तो इट इज जर्मनी फर्म जिसका नाम है इन्फिनियॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है और इन्फिनियॉन टेक्नोलॉजी जो है ये सेमीकंडक्टर वेफर्स जो है डिलीवर करेगी CDIL को, एंड CDIL प्रोसेस असेंबल और पैकेज करेगी इन सब को, मतलब सेमीकंडक्टर वेफर्स को, एंड ये एक आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगी और इन प्रोडक्ट्स को आपका यूज़ किया जाएगा सोलर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर इन्वर्टर्स एंड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस में। बेसिकली जैसे आपका जो है ये फंक्शनिंग, मतलब ये प्रोडक्ट आपका बाकी चीज़ों में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिपोर्ट विच इज from borrowers to builders, women's role in India's financial growth story, launched by the Women's Entrepreneurship Platform in partnership with TransUnion Civil Limited, Microsafe Consulting, दैट इज MSC। तो ये जो आपकी रिपोर्ट थी इसे विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विच कम्स अंडर द नीति आयोग, इन्होंने ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेफ कंसल्टिंग लिमिटेड के कंसल्टिंग जो फर्म है उनके साथ मिलकर लॉन्च किया था, ठीक है। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एज पर दिस रिपोर्ट 42% ग्रोथ जो है इन द नंबर ऑफ वुमेन्स एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट एज ऑफ दिसंबर 2024। तो 42% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है हमें, वुमेन्स जो एक्टिवली मॉनिटर करती हैं इनके क्रेडिट, ठीक है। देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना ऐसे स्टेट्स हैं विच आर अकाउंटेड फॉर द 49% ऑफ ऑल सेल्फ मॉनिटरिंग वुमेन इन December 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस पर्पसेस अकाउंट्स ओपन बाय वुमेन्स डिक्रीज्ड बाय 4.6 टाइम्स सिंस 2019। देन नेक्स्ट इज नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स जैसे आपके राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन अ एक्टिव वुमेन बोरोवर्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है एज ऑफ दिसंबर द शेयर ऑफ वुमेन्स इन अ टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग बेस, ये आपका जो है बड़ा है 19.43% से एज कम्पेयर टू दी 17.89% इन द ईयर 2023। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है, जो ट्रू नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो टोटल नंबर ऑफ बिजनेस पर्पस अकाउंट थे वो वुमेन्स द्वारा ओपन किए गए हैं एंड ये आपका डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ है 4.6 टाइम्स। बेसिकली 2019 में 8 लाख यहाँ पे अकाउंट खोले गए थे और अभी जो है ये इंक्रीज होके 37 लाख हो गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ जो ये रिपोर्ट थी वो रिलीज किसने की थी? नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम द्वारा इसको रिलीज किया गया था। नाउ बात कर लेते हैं ट्रांस यूनियन सिविल की। इसके करंट MD एंड CEO हैं भावेश जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। नेक्स्ट इज Mintyok Innovation Private Limited made its first acquisition in a central bank digital currency that is CBDC sector by acquiring which company? तो इन्होंने recently acquire किया है DigiLedge को। ठीक है, किसे acquire किया है? DigiLedge को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। Mintyok Innovation जो है it is backed by PayPal and HDFC Bank। फाइन। DigiLedge की बात करें तो इसके फाउंडर हैं चांदनी महेश एंड महेश गोविंद, ये इसके फाउंडर्स हैं एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक इंडिया विल नीड टू ग्रो बाय -% ऑन एन एवरेज ओवर द नेक्स्ट 22 years टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग हाई इनकम नेशन स्टेटस बाय 2047। तो आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है कि हमें जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, हमें हाई इनकम नेशन स्टेटस पाना है 2047 तक। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया को जो है 7.8% के दर से ग्रो करना होगा, तभी हम आने वाले 22 सालों मतलब नेक्स्ट 22 ईयर्स में हमें इतना ग्रो करना है, 7.8% की ग्रोथ हमें रखनी है ताकि हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाए 2047 तक। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम, टाइटल बिकेम अ हाई इनकम कंपनी इन अ जनरेशन। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई थी और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है इसके बेसिस पे इन्होंने 4 कैटेगरी यहाँ पे बनाई है वर्ल्ड बैंक ने। जैसे लो इनकम कंट्रीज आपकी इनका जो GNI है ग्रॉस नेशनल इनकम है ये आपका जो है कितना होना चाहिए? 1045 या इससे कम। अगर इससे कम होता है इन दैट केस ये लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। वहीं पे जिस कंट्री का GNI पर कैपिटा जो है ये 1046 US डॉलर से 4095 US डॉलर के बीच में होता है तो ये आपका लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाता है। ऐसे ही कंट्रीज जिनका GNI 4096 US डॉलर एंड 12,535 US डॉलर के बीच में है तो ये अपर मिडिल इनकम है। और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं? ऐसी जिनका GNI पर कैपिटा आपका जो है होता है 12,536 या इससे ज़्यादा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा इंडिया कौन से लेवल पर लाई करता है अभी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो मिडिल इनकम वाली कंट्री में जो है इस कैटेगरी में जो है इंडिया लाई करता है। फाइन। इंडिया का जो GNI पर कैपिटा है ये है 1136 US डॉलर एंड बिटवीन योर 4465 US डॉलर और ये आपका 2023 का डेटा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया आपका लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। फाइन। अब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कुछ सिनारियो दिए हैं कि इंडिया अगर ऐसा करेगा तो ये जो है अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। जैसे हमें अचीव करना होगा फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा, हमें इन्वेस्टमेंट जो है आपकी प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी होगी। हमें 33.5% से ये बढ़ा 33.5% ऑफ GDP से बढ़ाकर ये 40% हमें करना होगा बाय 2035। देन हमें ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो आपका बढ़ाना होगा 56.4% से ये हमें मोर देन 65% करना होगा और हमें प्रमोट करना होगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को। वहीं पे विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, 55% हमें करना होगा 2050 तक। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी अपने रिपोर्ट में। फाइन। नाउ वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एन MOU विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के साथ, ताकि ये एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें for developers and the home buyers। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये MOU साइन किया है CII IGBC के साथ। नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसके करंट MD and CEO हैं अजेश कुमार श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और 1937 में स्टैब्लिश इसे किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई टू एम्पावर MSME। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसके द्वारा पार्टनरशिप की गई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, ताकि MSMEs को और एम्पावर किया जा सके, उन्हें और बढ़ावा मिल सके। तो आंसर हियर इट इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज येस बैंक द्वारा ये पार्टनरशिप की गई थी और ये MOU आपका साइन हुआ था ड्यूरिंग दी एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, अब इसके दौरान 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी येस बैंक ने लॉन्च किए थे अपने येस बैंक सूट के अंडर, विच इज येस एक्सपोर्ट एंड दूसरा है येस पावर अप। ठीक है, ये आपका है, इसका मेन एम क्या है, येस एक्सपोर्ट आपको हेल्प करेगा MSMEs को एंड विमेन एंटरप्राइजेस के लिए आपका येस पावर है। ठीक है, नाउ येस बैंक की बात करें तो इसके MD and CEO है प्रशांत कुमार। इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। Next is recently in March, the Asset Reconstruction Company Limited, that is ARCIL, acquired which bank's non-performing microfinance loan portfolio for rupees 34.26 करोड़। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके जो स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो जो है वो एक्वायर किया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस लोन है पोर्टफोलियो है उसको इन्होंने एक्वायर किया है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करंट MD and CEO हैं संजीव नौटियाल। इन्हें इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। वहीं पे ARCIL की बात करें तो इट इज बैक्ड बाय द एवेन्यू कैपिटल ग्रुप एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द न्यू डिस्क्लोजर रूल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस बाय सेबी बिकम इफेक्टिव। तो रिसेंटली सेबी ने आपके जो है गाइडलाइंस आपके इशू किए थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बेसिकली जैसे एक कंपनी है, जैसे XYZ आपकी कंपनी है, ये कंपनी रजिस्टर्ड आपकी सेबी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में सब चीज सेबी को पता है, बट इन XYZ कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर होने से पहले इसके बहुत सारे आपके टाई अप थे किसी और कंपनीज के साथ। जैसे यहाँ पे A1 कंपनी है, A2 कंपनी है, A3 कंपनी है, इनके साथ इनके टाई अप थे, या बहुत सारी कंपनी के साथ इनके टाई अप थे और ये चीज़ सेबी को नहीं पता थी। ठीक है, बेसिकली A1 कंपनी ने पहले टाई अप किया था, ये फंडिंग उठाई थी इस कंपनी से और यहाँ पे इन्होंने लॉस दिखा दिया। इस A2 और A1 जो है इन्होंने लॉस दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो लॉसेस हैं ये बेयर कौन करेगा, XYZ कंपनी करेगी और ये चीज़ सेबी को नहीं पता थी, राइट। तो ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं, ये जो लॉसेस हुए हैं, ये कहलाते हैं आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और इसी से रिलेटेड आपके रूल्स यहाँ पे सेबी ने निकाले थे। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ये रूल्स थे कि इनके बारे मतलब जो XYZ यहाँ पे रूल क्या है, बेसिकली जो भी कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर हो रही है उसे अपने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उनके बारे में इन्फॉर्म करना होगा सेबी को। तो ये चीज़ बेसिकली बताया गया था यहाँ पे। तो ये कब से इफेक्ट में आना है, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आना आपका। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड है ये डेवलप किसने किए हैं, दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम which comprises of Associated Chambers of Commerce and Industry of India, that is ASCOM, Confederation of Indian Industry and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI. Next आपको क्वेश्चन है what is the projected annual growth rate for private funding in India's social sector over the next 5 years according to the India Philanthropy Report 2025.
तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में आपकी डिटेल बताई गई है कि कैसे हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो सोशल कॉज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई थी और ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, आपकी बेन एंड कंपनी जो यूएसए का आपका फर्म है, यूएसए की आपकी जो कंपनी है, एंड इंडिया की दसारा कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, इट इज बेन एंड कंपनी, दूसरा है दसारा मुंबई बेस्ड कंपनी। इन दोनों ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है एनुअल ग्रोथ रेट प्राइवेट फंडिंग का इंडिया के सोशल सेक्टर में आपके फॉर द ओवर योर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, आने वाले 5 सालों के लिए। तो ये ग्रोथ बताई गई है 10% से 12% की। ओके, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नोट करना है, रिसेंटली बेन एंड कंपनी ने एक और रिपोर्ट रिलीज की थी, इंडिया @ 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इन कोलैबोरेशन विद नेस्कॉम। फाइन, नाउ बेन एंड कंपनी की बात कर लेते हैं। इसके करंट सीईओ हैं क्रिस्टोफर डे वेसर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बॉस्टन यूएसए में, एंड इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ओके, next is the CRISIL Limited has projected India's GDP growth at %% for financial year 2026। तो CRISIL आपकी जो CRISIL Limited जो कंपनी है इसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना रहेगी, इट इज 6.5%। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6.5% प्रोजेक्शन दी गई है आपके फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ओके, नाउ एमडी एंड सीईओ कौन है क्रिसल्स के, इनका नाम है अमीश मेहता, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1987 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंपनी एक्वायर्ड दी 30.07% इक्विटी स्टेक्स इन पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फॉर ₹685.36 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर किए हैं 30.07% के स्टेक्स इन पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदानी इंफ्रा लिमिटेड द्वारा इस कंपनी में एक इक्विटी स्टेक्स आपके एक्वायर किए गए हैं। इसके के साथ बाकी जो आपके सीसीआई ने अप्रूवल्स दिए हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो भी देख लेते हैं। जैसे सिंगापुर की जो कंपनी है टीपीजी सिकॉन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया है आपके स्टेक्स स्कॉट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड में बाय द सेकेंडरी परचेज फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो है, इन्होंने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 72.8% के स्टेक्स जो हैं वो एक्वायर किए हैं। इसके अलावा शेल ड्यूसेशलैंड जो आपकी नीदरलैंड की फर्म है, इन्होंने एंड शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बीवी ने एक्वायर किया है 100% स्टेक्स इन दी राज पेट्रोस स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड में। नेक्स्ट आता है फ्रांस की आपकी कंपनी है रोकवेटे फ्रेरिस, इन्होंने फार्मा सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन जो हैं वो आपके एक्वायर किए हैं इंटरनेशनल फ्लेयर्स एंड फ्रेग्रेंस कंपनी के फ्रॉम दी विच इज अ यूएसए बेस्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्फा वेव वेंचर सेकंड ने एक्वायर किए हैं 12.44% स्टेक्स इन अद्वंता एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और नेक्स्ट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड में एंड और इसकी वर्थ कितनी है, नियरली 16,000 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ रिमेनिंग 17.8% स्टेक्स इन अ जियो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹104.5 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने आपके 17.8% के स्टेक एक्वायर किए हैं इस जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में? तो आंसर इट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने ही एक्वायर किए हैं 17.8% के स्टेक्स इन दी जियो पेमेंट बैंक, जिसके कारण एमडी एंड सीईओ हैं आपके विनोद एसवरन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। वहीं पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें, इसके कारण एमडी एंड सीईओ हैं हितेश सेतिया एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द 2 न्यू चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड स्मार्ट प्लैटिना यंग अचीवर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इन प्लान्स को लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? एसबीआई लाइफ ने इसे लॉन्च किया है और ये प्लान बेसिकली आपके टारगेट करते हैं बच्चों की एजुकेशन को। मतलब अगर बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो एजुकेशन कॉस्ट है वो भी महंगी होती जाती है। जैसे स्कूल में कम फीस होती है, अगर फिर बच्चा
कॉलेज जा रहा है उसकी ज़्यादा फीस लगती है, फिर अगर अब्रॉड उसने पढ़ना है तो और ज़्यादा वहाँ पे फीस देनी होती है। तो इन सब प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए ये प्लान्स आपके लॉन्च किए हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, विच इज़ SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना यंग अचीवर। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, MD एंड CEO आपके हैं अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर है लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद फेडरल बैंक टू एनहांस फाइनेंसिंग फॉर MSMEs। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है फेडरल बैंक के साथ फाइनेंस करने के लिए आपके MSMEs को या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? तो आंसर इज इट इज डन बाय सिडबी। सिडबी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है फेडरल बैंक के साथ। और सिग्नेटरीज की बात करें तो प्रकाश कुमार जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है सिडबी के, एंड हर्ष डूगर जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फेडरल बैंक के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट हाक टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो रिसेंटली HDFC बैंक द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट हॉक इसका नाम है। और किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सपोर्ट करने के लिए पेंशनर्स, वेटनर एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। प्रोजेक्ट हॉक जो है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र सर्विंग दोज हु हैव सर्व, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके तहत 25 सेंटर्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स, जैसे बेंगलुरु, आपके गुरुग्राम, पुणे महाराष्ट्र, देन सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर जैसी जगहों पे ये आपके सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। एंड ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा ओवर 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज का, ठीक है। साथ में ही ये जो HDFC बैंक है इसने कोलैबोरेट किया है CSC एकेडमी के साथ फॉर ऑफरिंग द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर योर परिवर्तन प्रोग्राम, जो बेसिकली फोकस करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में फॉर एम्पावरिंग इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ओके, नाउ HDFC बैंक की बात करें, इसके CEO करंटली है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में, ठीक है। Next is, which insurance company has launched the initiative Rise to Empower India's Missing Middle? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया था इनिशिएटिव राइज एम्पावर करने के लिए इंडिया का मिसिंग मिडिल, या फिर इंडिया का बेसिकली एनहांस करने के लिए जो IRDAI का टारगेट है कि 2047 तक हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है राइज बाय दी निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके प्रीमियम भी आपके रखे गए हैं 6,416 से लेके 8,669 के बीच में फॉर द सम अश्योर्ड ऑफ 10 लाख, ठीक है। निवा भूपा की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं कृष्ण रामचंद्रन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच बैंक इंट्रोड्यूस द ग्लोबल विमेन NRE NRO अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ग्लोबल मतलब विमेंस के लिए NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट लॉन्च किए गए हैं? तो इट इज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और स्टैब्लिश कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। और इस सेविंग अकाउंट का पूरा नाम है BOB ग्लोबल विमेन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन MOU विद इंडियन आर्मी टू एक्सटेंड द रक्षक सैलरी पैकेज बेनिफिट्स टू आर्मी पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर रिक्रूटेड अंडर द अग्निपथ स्कीम। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ? किस चीज के लिए? रक्षक सैलरी पैकेज के लिए। तो जो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा MOU साइन किया गया है रक्षक सैलरी स्कीम के लिए या रक्षक सैलरी पैकेजेस के लिए विद द इंडियन आर्मी, ओके। अब इस पैकेज के बेनिफिट क्या है कि इस पैकेज के थ्रू पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलता है ऑफ अप टू ₹100 लाख, एंड एयर एक्सीडेंट कवरेज यहाँ पे दिया जाता है 200 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रेज्ड $1.1 मिलियन इन फंडिंग टू स्केल इट्स AI ड्रिवन डेब्ट रिकवरी सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली $1.1 मिलियन की फंडिंग रेज की है इनके टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय दी क्रेड रिजॉल्व। किसने आपका फंडिंग ली है, सिक्योर की है?
क्रेड रिजॉल्व ने फंडिंग यहाँ पे ली है फ्रॉम दी अनलेश कैपिटल पार्टनर्स अलॉन्ग विद दी CDM कैपिटल। तो इन दोनों से ये फंडिंग सिक्योर की गई है। अब ये फंडिंग ये यूज करेंगे एनहांस करने के लिए इनकी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए डेब्ट रिकवरी प्रोसेस को। ठीक है, नाउ क्रेड रिजॉल्व की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में की गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द RBI imposed a penalty of rupees 76.6 lakh on 4 NBFCs for non-compliance with regulation related to the peer-to-peer lending platform. Which of the following NBFC was not among those penalized? तो इनमें से कौन से आपके NBFCs हैं, मतलब इनमें से कौन सा है जिसपे पेनल्टी नहीं लगाई गई है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, AWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पे पेनल्टी नहीं लगी है। बाकी आपका जो फेयर असेट टेक्नोलॉजी इंडिया है इस पे 40 लाख की पेनल्टी है। रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पे 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। विजनरी फाइनेंस पीयर प्राइवेट लिमिटेड जो है इस पे 16.6 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA जो इंडिया की रेटिंग एजेंसी है इसने इनकी रिपोर्ट में विच इज Financial year 2026 GDP Outlook Report has projected India's GDP to grow at -% in the financial year 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्होंने प्रिडिक्शन की है 6.5% के GDP की। ठीक है, इंडिया की GDP 6.5% रहेगी। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने बताई है 6.3% की। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा ये 6.3% का रहेगा। वहीं पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 6.7% की एवरेज GDP ग्रोथ रहेगी 2025 से 2031 के बीच में, और मैन्युफैक्चरिंग GVA एक्सपेक्टेड है कि ये आपकी पहुंचेगी 9% पे। फाइन, नाउ ICRA की बात करें तो इसकी करंट MD एंड CEO है रामनाथ कृष्णन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और 1991 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च the Oil Technologies Association of India, that is OTAI, collaborated with which country's Palm Oil Council to enhance awareness about the nutritional and health benefits of a palm oil। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिस कंट्री के काउंसिल ने इंडिया के ऑयल टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए about the nutritional and health benefits of the palm oil। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। ओके, नाउ अब जो ये MOU है मेन काम क्या है इसका कि जो पाम ऑयल है आपका मलेशिया का उसको प्रमोट करना इंडिया में, उसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट को प्रमोट करना, ये इस कोलैबोरेशन का मेन एम है। एंड दिस कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन कंज्यूमर एजुकेशन, इंडस्ट्री एंगेजमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च जो हाईलाइट करेगी आपके पाम ऑयल बेनिफिट्स को। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। जो मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल जो है इसके CEO हैं बलविंदर सुरोन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है कुआलालंपुर मलेशिया में और 2000 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजीव शूरी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कानपुर उत्तर प्रदेश में और 1943 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, that is DPIIT, has signed an MOU with which company to strengthen India's manufacturing sector, road safety and environmental sustainability। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसके साथ DPIIT का अग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। तो आंसर हियर इज मर्सिडीज बेंज इंडिया, इनके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है और एग्रीमेंट साइन किया है DPIIT की तरफ से सुमित कुमार जी ने एंड संतोष अय्यर जो MD हैं आपके मर्सिडीज बेंज के, इनके द्वारा साइन किया गया है अग्रीमेंट। Now next is the Coal India Limited signed a MOU with which organization to establish a center of a clean coal energy and net zero। तो इनमें से कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है फॉर एस्टैब्लिशिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आंसर इज IIT हैदराबाद। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। सिग्नेटरीज कौन थे आपके, PM प्रसाद CMD हैं जो आपके कोल इंडिया लिमिटेड के, एंड आचार्य BS मूर्ति जो आपके डायरेक्टर हैं IIT हैदराबाद के। ठीक है, अब CIL ने यहाँ पे 5 साल के लिए 98 करोड़ का अमाउंट या फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी है टू IIT हैदराबाद फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच इज एक्सीलेंस। एंड दिस कोलैबोरेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल सेंटर फॉर
कोल एंड एनर्जी रिसर्च, दैट इज NACCER. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ कोलेटरल फ्री डिजिटल MSME लोन product that was launched by the State Bank of India for women entrepreneurs on occasion of a International Women's Day. तो SBI ने एक आपका प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है, कोलेटरल फ्री डिजिटल MSME लोन यहाँ पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है SBI अस्मिता. ठीक है, इसको यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. फाइन. अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, इन्होंने नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड यहाँ पे रिलीज किया था, जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है. तो ये चीज नोट करनी है. साथ में ही फोन पे ने भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे लॉन्च किया था इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन को. फाइन. Next is, according to the Women's-led Startup in India report 2025 by the Traxon Technology Limited, which country ranks first in terms of all-time funding raised by the companies with a women founder? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी आपकी कंट्री है जिसने टॉप रैंक हासिल की है. ठीक है, और ये रिपोर्ट जो आपकी है, इट इज वुमेन-लेड स्टार्टअप इन इंडिया रिपोर्ट, जो रिलीज की है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी द्वारा. ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया है एंड इट इज फॉलोड बाय इंडिया. फाइन. नाउ टेक्नोलॉजी, अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की विच इज कोलेड बाय द विमेन, इन्होंने सिक्योर किया है ओनली $1 billion फंडिंग इन 2024, विच इज रिफ्लेक्टिंग डिक्लाइन ऑफ अ 25%. यहाँ पे 25% हमें कमी देखने को मिली है. मतलब विमेन्स को यहाँ पे फंडिंग एक तरह से कम दी जा रही है, विच आर स्टार्टअप्स विच आर कोलेड बाय द विमेन. ओके. इसके अलावा अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में इंडिया की रैंक 3rd थी. ठीक है, इंडिया से पहले यूएसए और यूके थे आपके इन फंड रेजिंग रेज बाय द स्टार्टअप्स विच इज कोलेड बाय विमेन. ठीक है, तो इसी लिस्ट में पिछले साल इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे था, अभी ये 2nd नंबर पे है. फाइन. नाउ जो नंबर ऑफ विमेन्स लेड बाय स्टार्टअप्स अगर बात करें हम, मतलब ऐसी आपकी स्टार्टअप्स जिसकी ओनर या जिसको लीड कर रही हैं विमेन, एंड इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी से ये बिलोंग कर रही हैं या कहाँ से ये सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से, फॉलोड बाय मुंबई एंड दिल्ली NCR. ठीक है. इसके अलावा नोट करना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विमेन लेड स्टार्टअप इन इंडिया दे हैव अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस. अगर हम बात करें रिटेल में तो ये आपका रहा है ऑल टाइम फंडिंग यहाँ पे हाई रही है आपकी अभी तक की $7.8 बिलियन की. एजुकेशनल टेक में बात करें तो ये आपका है 5.4 बिलियन की, एंड एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन इसमें रहा है $5 बिलियन का. ठीक है, तो ये फंडिंग इनको मिली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IRDAI's लेटेस्ट हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-2024, which statement is correct regarding the claim settlement ratio data? तो अभी रिसेंटली IRDAI के द्वारा एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-2024. इसके रिगार्डिंग आपका कौन सा पॉइंट करेक्ट है वो बताना है. पहला क्या कह रहा है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसने टॉप किया है विद 99.79% of claim settlement ratio in terms of a number of policies, emerging as the biggest insurer in the India. Next है LIC ने टॉप किया है with a 96.42% of claim settlement ratio in terms of settling most of the policies within 30 days. HDFC Life Insurance topped the 99.98% with a 99.98% of the total benefit amount paid out for the claim settlement within a 30 days. Next है both A and C are correct and all above statements are correct. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. इसके अलावा अलग अलग बात कर लेते हैं टर्म्स की, जैसे टॉप लाइफ इंश्योरर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज, इसमें टॉप किसने किया है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने, एंड इट इज फॉलोड बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट है टॉप लाइफ इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलिसी सेटल्ड, तो इसमें टॉप किया है LIC ने, एंड सेकंड नंबर पे था आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद 37,344 पॉलिसीज. नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इंश्योरर्स विद द 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो. इसमें आ जाता है पहला नंबर आपका कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का, फॉलोड बाय एगेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एंड अवीवा लाइफ इंश्योरेंस. नाउ अदर आपके पॉइंट है टॉप इंश्योरर्स इन टर्म्स ऑफ अ CSR बाय द
बेनिफिट अमाउंट, तो इसमें टॉप किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, एंड सेकेंड नंबर पे आपका था एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है एज पर द रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखा गया है 99% का, वो देखा गया है आपका प्राइवेट इंश्योरेंस, मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने लीड किया था in terms of a number of policies settled, which is 1,51,770 policies within a time period of 30 days. Next up क्वेश्चन है, the HDFC Bank Directorate of Indian Army Veterans and कॉमन सर्विस सेंटर्स अकेडमी, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, एक MOU साइन हुआ है, ताकि ये एक्सपैंड कर सके किसी एक इनिशिएटिव को। कौन सा ये इनिशिएटिव है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोजेक्ट नमन, ये इनिशिएटिव है। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि ये डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करे डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन्स को एंड देयर फैमिलीज। ओके, नाउ फर्स्ट जो फेज था आपका, उसमें प्रोजेक्ट नमन के तहत 14 जो कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके थे वो स्टैब्लिश किए गए थे की लोकेशन पे, जैसे आपका न्यू दिल्ली हो गया, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, देन आपका झांसी, सिकंदराबाद, इन सब जगहों पे ये आपके 14 जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो आपके स्टैब्लिश किए गए थे। अब इसी चीज़ को एक्सपैंड किया जा रहा है और 26 DIAV लोकेशन जो है आपके डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स लोकेशन जो है वहाँ पे ये आपका जो है स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, नाउ इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसके हैं आपके जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी एंड इसका मोटो है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिसीव्ड NBFC लाइसेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस फ्रॉम RBI। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला है बाय द RBI, इसको लाइसेंस दिया गया है, अप्रूव किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुहू फाइनेंस। और अब ये जो कंपनी है या जो आपकी फर्म है ये डायरेक्टली लोन अब दे सकती है आपके 2 करोड़ तक के। ठीक है, नाउ कुहू फाइनेंस की बात करें तो इसके फाउंडर एंड CEO है प्रशांत ए भंसोले एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2021 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद GIC हाउसिंग फाइनेंस टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू होम लोन बोरोवर्स। तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है GIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ, ताकि ये क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके होम लोन बोरोवर्स को? तो इट इज डन बाय दी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। किसने किया है? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा ये आपका पार्टनरशिप किया गया है। किसके साथ? GIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ। अब बात करते हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये आपका एक जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड एंड PNB का। और इसके कारण MD एंड CEO हैं अनुज माथुर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डेटा, विच कंट्री emerged as a top source country for foreign direct investment into Dubai, UAE with a investment worth $3.018 billion in 2024। तो दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनके दुबई में हुआ है, इनके देश में हुआ है, वो किसने किया है, कौन से कंट्री ने किया है? तो इट इज़ डन बाय द इंडिया। ठीक है, इंडिया ने ये किया है। 3.018 बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने किया है, जो 2023 के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ ये 5 टाइम्स है आपका अगर 2023 से हम इसे कंपेयर करें। ठीक है, नाउ अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं जिनका FDI आपका दुबई में रहा है। तो इंडिया का आपका रहा है 21.5%, यूएसए का रहा है, ये बात हो रही है 2024 की, 13.7% का, देन फ्रांस 11% का, UK 10% एंड स्विट्जरलैंड 6.9% का। फाइन, नाउ 2024 में दुबई ने टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है वो है $14.24 बिलियन की, एंड ये आपका 33.2% इंक्रीज हमें देखने को मिला है 2023 के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो आपकी दुबई की इकोनॉमी एंड टूरिज्म ऑफिशियल डेटा है, इसके अकॉर्डिंग टोटल FDI इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने मतलब इंडिया की हुई है दुबई में, ये आपकी कितनी पहुंच गई है? टोटल 2.013 बिलियन ये आपकी पहुंच गई है विद 275 अनाउंस्ड, मतलब जो नए इनके FDI प्रोजेक्ट हैं उसको मिला के यहाँ पे बात की जा रही है 275 अनाउंस्ड FDI प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
जो 2023 में कितने थे, 249 आपके थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड साइन अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 200 डायमंड DA-40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा, शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये सप्लाई करें और मैन्युफैक्चर करें 200 डायमंड DA-40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट को। फाइन। अब टोटल 200 आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें से 150 जो है इट विल बी असेंबल्ड एट दी शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी इनकी जो अपकमिंग फैसिलिटी है वहाँ पे जो हरियाणा में आपकी रहेगी। ठीक है। नाउ SAIPL की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है शक्ति ग्रुप का, विच इज लोकेटेड इन दी तमिलनाडु एंड दी डायमंड एयरक्राफ्ट कंपनी ऑफ ऑस्ट्रिया। फाइन। नाउ डायमंड DA-40 NG की बात करें तो ये सिंगल इंजन 4 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर पायलट ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस दैट इट हैज अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर द ईयर 2024। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली क्या बोला है कि उन्होंने अचीव कर लिया है कार्बन न्यूट्रलिटी 2024 में। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर रेंटोकेल इनिशियल हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ये आपका अनाउंसमेंट किया गया है और इन्होंने कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव की है बाय रिसाइकलिंग दी ओवर योर 58% ऑफ यूज बैटरीज, जिससे आपका कार्बन एमिशन कम हुआ है। ठीक है। देन इन्होंने ट्रांजिशन किया है, इन्होंने ट्रांसफर किया है लो टेम्परेचर थर्मल डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे, जो आपका जो वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करती है इको फ्रेंडली मटेरियल्स में, जैसे आपका ब्रिक में या पॉट में ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने इंस्टॉल किया है 310 लाइट इमिटिंग डायोड्स इनके कंपनी फैसिलिटीज में, अगेन फॉर ये रिड्यूस करता है आपका कार्बन एमिशन अराउंड योर 9 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन उन्होंने यहाँ पे कार्बन एमिशन इक्विवेलेंट इन्होंने यहाँ पे रिड्यूस किया है। देन इसके अलावा इन्होंने पेपरलेस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और इससे इन्होंने जो है 792 kg ऑफ पेपर बचाया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द CCI हैज अप्रूव्ड ONGC NTPC Green Private Limited to acquire 100% equity share capital of dash company for rupees 19,500 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसमें 100% इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल मिला है CCI का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड को ये अप्रूवल मिला है। ठीक है। अयाना रिन्यूएबल पावर की बात करें तो MD and CEO करंटली हैं शिवानंद निम्बार्गी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे ONGC NTPC लिमिटेड की बात करें तो ONGPL की बात करें अगर तो ये ONGPL जो है ये 50-50 आपका जॉइंट वेंचर है ONGC ग्रीन एंड NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। ठीक है। आपका जो OGL है ये इसकी पेरेंट कंपनी है ONGC और आपका जो NGEL है इसकी पेरेंट कंपनी है NTPC। ठीक है। नाउ एक और अप्रूवल यहाँ पे दिया है CCI ने, विच इज CCI ने अप्रूव किया है मेजर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्विजिशन ऑफ अ स्टेक इन अ ग्रीन को एनर्जी होल्डिंग बाय AMG ग्रीन पावर BV फ्रॉम जापान्स ORIX कॉर्पोरेशन। नाउ CCI की बात करें तो उसके कारण चेयरपर्सन है रवनीत कौर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मूडीज रेटिंग इन इट्स रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया रिवाइज्ड इंडियाज GDP फॉरकास्ट टू डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली मूडी रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी की थी बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया की। इसमें इन्होंने मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो GDP फॉरकास्ट रहेगा वो रहेगा आपका 6.5% का। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की तो इन्होंने 2025 के लिए कितना प्रोजेक्शन दिया था, 6.3% का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था। ठीक है। 26 का 6.5% दिया गया है। वहीं पे इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्होंने मेंशन किया था फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्फ्लेशन 4.5% का और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.8% का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल हाउसिंग बैंक रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ अ हाउसिंग इन इंडिया 2024। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज ऑफ 30th September 2024 द टोटल इंडिविजुअल हाउसिंग लोन आउटस्टैंडिंग इन इंडिया वाज 33.53 लाख करोड़, रिफ्लेक्टिंग अ 10% ग्रोथ कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ अ प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है, मिडिल इनकम ग्रुप अकाउंटेड फॉर 44%, जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इट अकाउंटेड फॉर 39% एंड दी योर लोअर इनकम ग्रुप
हायर इनकम ग्रुप अकाउंटेड फॉर 17%, वेयरएज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अकाउंटेड फॉर 19%, और जो आपका बैंक अकाउंट है इट इज बैंक्स आर अकाउंटेड फॉर 81% ऑफ योर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन. देन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स showed year-on-year growth of a 6.8% in the latest report. Then regional distribution of housing loan indicates that southern region holds the highest share of accounting for a 35% of the total loan. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ये बताना है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे करेक्शन आपका क्या होगा कि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए फॉर द सेम पीरियड तो 14% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, नॉट दी 10%. ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. अदर डिटेल्स बात करते हैं. रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की है तो सबसे हाईएस्ट आपका रहा है परसेंटेज सदर्न का, ठीक है, सदर्न रीजन का, फॉलोड बाय वेस्टर्न 30, नॉर्दर्न में 28% रहा है, ईस्टर्न में 5.4%, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 0.68% का, ठीक है. एज पर दिस रिपोर्ट जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन डिस्बर्समेंट है अगर हम बात करें आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की तो इट इज अकाउंटेड फॉर 4.10 लाख करोड़. फाइन. नाउ इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो हाउसिंग लोन है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट हैज राइजन. अगर हम बात करें 2011-12 से तो ये आपका 2011-12 में 6.60% था जो इंक्रीज हो गया 11.29% हो गया है इन 2023-2024. साथ में ही ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. एज पर दिस रिपोर्ट ओनली 5% बिल्डिंग्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज ग्रीन. तो सिर्फ और सिर्फ आपके 5% बिल्डिंग जो है दे आर दी ग्रीन बिल्डिंग्स. ओके. नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ है संजय शुक्ला, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन है recently in March the RBI has launched nationwide campaign to enhance financial literacy in India with which organization. तो RBI ने आपका नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बेसिकली लॉन्च की थी ताकि जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको आपका प्रमोट किया जा सके, पब्लिक को अवेयर किया जा सके, ठीक है. तो ये इन्होंने लॉन्च किया था कैंपेन with the collaboration with the नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे. इसके सीईओ करंटली हैं आपके आलोक चंद्र चीना, ठीक है. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है. एंड नावी मुंबई इन महाराष्ट्र स्टैब्लिश किया गया था 2013 में. नाउ यहाँ पे जो कैंपेन लॉन्च किया गया था उसके बारे में देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे लीड बैंक्स द्वारा, ठीक है. देन पब्लिक अवेयरनेस के लिए आरबीआई कहता है कैंपेन लॉन्च किया गया है. फिर आपका बोला गया है फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेस भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके. इसके अलावा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये फॉर्मुलेट की गई है एंड इम्प्लीमेंट कर रहा है इसे कौन, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इसे जो है आपका इम्प्लीमेंट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स. फाइन. देन यहाँ पे बोला गया है एनसीएफई अलॉन्ग विद सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी ये कंडक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम ताकि जो आपकी पब्लिक है खासकर जो 18 से 60 साल के लोग हैं, अंडर 18 एंड ओवर 18, इस बीच में जो लोग आपके हैं उनको अवेयर किया जा सके, ठीक है. क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले लोग उनको ज़्यादा पता नहीं होता है और 18 ईयर्स से कम वाले बच्चे जो होते हैं उनको भी ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती है. इस वजह से उनको अवेयर करने के लिए ये चीज़ लाई गई है, ठीक है. इसके अलावा क्या बोला है, आरबीआई ऑल्सो कंडक्टेड पैन इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे 2017 अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. किस चीज़ के लिए, नॉलेज और आपका बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेडलाइन फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज टू अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन एज अ एसआरओ दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम थ्रू द प्रभा पोर्टल. तो रिसेंटली आरबीआई ने एसआरओ के लिए फ्रेमवर्क निकाला है कि ये चीज़ें एसआरओ की होनी चाहिए इन अकाउंट एग्रीगेटर. बेसिकली अभी क्या बोला है, जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं वो अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं ताकि एक तरह से वो एसआरओ जो है वो मीडिएटर का काम करेगा आपकी आरबीआई और अकाउंट एग्रीगेटर के बीच में, ठीक है. तो एक तरह से अकाउंट एग्रीगेटर को रिप्रेजेंट करेगा एसआरओ. जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी आरबीआई और अकाउंट एग्रीगेटर बीच में कुछ चीज़ें बन नहीं रही हैं या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो एसआरओ उसके बीच का एक तरह से सोल्यूशन निकालेगी, ठीक है.
नाउ अब एसआरओ बनने के लिए या एसआरओ के लिए अप्लाई करने के लिए आरबीआई ने डेडलाइन निकाली है 15 जून 2025 की। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2025 की डेडलाइन है एसआरओ के लिए। फाइन, नाउ अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसके यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने क्या बोला है कि नेटवर्थ जो होनी चाहिए एसआरओ की वो होनी चाहिए मिनिमम 2 करोड़ की, वर्थ विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन और बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। देन कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल होल्डिंग की बात करें तो क्या बोला है, जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन नॉट होल्ड 10% और मोर ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली कि जो टाइमली मैनर में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ये इसका मेन एम है। देन मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 25 मेंबर यहाँ पे होने चाहिए, ईच फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर से। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो रिलीज किया है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। ठीक है, एंड ये डेटा है आपका फरवरी 2025 का। तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जो आपका था फरवरी में, इट वाज 3.61%, डाउन फ्रॉम 4.26% जो जनवरी का आपका था। नेक्स्ट है, फूड इन्फ्लेशन फॉर फरवरी 2025 वाज 5.97%, मार्किंग द सिग्निफिकेंट डिक्रीज कंपेयर टू द जनवरी 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रूरल इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है आपका 4.59% से डिक्रीज होके फरवरी में 3.79% रह गया था। वेयरएस जो फूड इन्फ्लेशन आपकी रही है रूरल एरियाज में, इट डिक्रीज्ड फ्रॉम 6.31% टू 4.06%। नेक्स्ट है, केरला हैड द लोएस्ट year on year inflation rate of 3.75% for February 2025. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन ग्रोथ है आपकी फॉर जनवरी, it was 5.0% and increase from a 3.2% in a December 2024. तो ये सब स्टेटमेंट आपकी दी गई थी बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस और आपको बताना है इसमें से कौन सी आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी आपके सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड वाले में क्या करेक्शन है, जो फूड इन्फ्लेशन है आपकी, ठीक है, ये जो है ये आपकी फरवरी में रही थी 3.75%। ठीक है, नॉट दी 5.97%, 3.75% ये रही थी। इसके अलावा फोर्थ वाले में करेक्शन है, केरला जो है ये आपका हाईएस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला था, इन्फ्लेशन रेट ऑफ 7.31%। ठीक है, ये करेक्शन है दोनों स्टेटमेंट में। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे टॉप 5 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आपका देखने को मिला है, तो केरला पहले नंबर पे था 7.31% से, फॉलोड बाय चंडीगढ़, कर्नाटका, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देन अदर आपके जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट कैसा था, फ्यूल एंड लाइट में ये 1.33% था, एजुकेशन में 3.83% देखने को मिला है, देन हेल्थ में 4.12%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में था 2.87%। वेयरएज ऐसे आइटम्स जहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली है हमें, तो ये है आपका कोकोनट ऑयल 54.48% एंड जिंजर जहाँ पे -35.81% का आपका इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिला है। वहीं पे बात करें अगर हम अर्बन इन्फ्लेशन की, तो अर्बन इन्फ्लेशन में हमें 3.32% का डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें अर्बन इन्फ्लेशन के अर्बन सेक्टर के अंडर फूड इन्फ्लेशन की, तो ये आपका जो है ड्रॉप हुआ है 5.53% से कितना रह गया है 3.20% ये आपका रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एमएसएमई सेक्टर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंसमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, टोटल एडवांस आउटस्टैंडिंग जो आपकी है एमएसएमई सेक्टर की, इट वाज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 16.98 लाख करोड़ in financial year 2020 to rupees 28.04 लाख करोड़ in financial year 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो ग्रॉस एनपीए है एमएसएमई सेक्टर का, इट वाज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 1.87 लाख करोड़ in financial year 2020 to rupees 1.95 lakh crore by the financial year 2024. Next is the MSME sector has experienced a consistent rise in a non-performing asset over the past 10 years.
नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ ग्रॉस एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए रेशियो हैव डिक्रीज्ड एज पर द प्रोविजनल डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 अप टू December 31st 2024. लास्ट है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 द ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ द एमएसएमई सेक्टर डिक्रीज फ्रॉम 11% to 4%. तो यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आपके करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब रेस्ट जो है उसमें करेक्शन क्या है, जो ग्रॉस एनपीए है आपका एमएसएमई सेक्टर में, ये आपका जो है डिक्रीज हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है 1.87% से 1.25 लाख करोड़ ये आपका हुआ है। ठीक है, जो 11% था पहले, अब ये ग्रोथ आपकी 4% की है ऑफ टोटल एडवांसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट जिसमें बताया गया है एमएसएमई सेक्टर जो है इसमें कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला है। राइज नहीं है, यहाँ पे है डिक्लाइन। कंसिस्टेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ओवर अ पास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों में हमें जो है कंसिस्टेंट डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच टू कंपनीज हैव सिक्योर्ड द मेजॉरिटी स्टेक इन अ मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन अ डील वैल्यूइंग कंपनी एट ₹4,500 करोड़। तो इनमें से कौन सी दो कंपनी है जिन्होंने मैक्सिमम स्टेक हायर किए हैं, एक्वायर किए हैं आपके मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, और इसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, ₹4,500 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पतंजलि आयुर्वेदा एंड डीएस ग्रुप, और इन्होंने 98% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किए हैं। ठीक है, अब जो ये स्टेक्स हैं ये ट्रांसफर किए जाएंगे सनोती प्रॉपर्टीज, सेलिका डेवलपर्स एंड जगवार एडवाइजरी सर्विसेज द्वारा टू दी पतंजलि आयुर्वेदा एंड डीएस ग्रुप। फाइन, नाउ पतंजलि की बात करें, पतंजलि के करंट चेयरपर्सन है आचार्य बालकृष्ण। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में एंड इट इज फाउंडेड इन दी 2006। नेक्स्ट इज तेमस्क होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सिंगापुर की आपकी फर्म है, इज सेट टू एक्वायर -% स्टेक इन अ हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड फॉर ओवर 8,000 करोड़। तो जो आपका तेमस्क होल्डिंग है ये 10% अपने स्टेक 10% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं आपके हल्दीराम में। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8,000 करोड़ की इसकी वैल्यू है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which the major tech companies have signed a pledge to support global initiative to triple nuclear energy capacity by 2050। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनीज हैं, कौन सी 3 कंपनीज हैं जिन्होंने इस प्लेज को साइन किया है कि हम 2050 तक ट्रिपल कर देंगे न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को। तो इट इज साइन बाय दी Amazon, गूगल एंड मेटा। ठीक है, इट इज साइन बाय दी Amazon, गूगल एंड मेटा। Fine, and जो ये pledge थी it was signed by the World Nuclear Association on the sideline of a CERAWeek by the S&P Global Energy Conference which was held in the Houston, USA. Next up question है according to the Morgan Stanley which country is projected to become the third largest economy in the world by 2028। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। तो ये प्रोजेक्शन दिया है मॉर्गन स्टैनले ने कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2028 तक, और इंडिया की जो आपकी इकोनॉमी है ये पहुंच जाएगी $5.7 ट्रिलियन 2028 तक। ठीक है, 2023 में इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था एंड अब 2028 में ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है। और ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी जो 3.5 ट्रिलियन $थी 2023 में, ये बढ़कर 2026 में 4.7 ट्रिलियन $, हो जाएगी। अगर हम बात करें टॉप इकोनॉमीज की, तो अभी टॉप 3 इकोनॉमीज चल रही है आपकी यूएसए, चाइना एंड जर्मनी, और 2028 तक इंडिया जो है जर्मनी को रिप्लेस कर देगा, ये प्रोजेक्शन दी गई है, ये प्रिडिक्शन यहाँ पे ये एस्टिमेशन दिया गया है। ठीक है, साथ में ही बोला गया है इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका 3.5 से बढ़ के 4.5% ये आपका हो जाएगा 2029 में। ठीक है, 2029 तक। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे बोला है इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 3 डिफरेंट सिनारियो में, 3 डिफरेंट सिचुएशंस में इंडिया के ग्रोथ की। जैसे बियर सिनारियो उन्होंने दिया है जहाँ पे एक्सपेक्टेड है इंडिया की जो इकोनॉमी है ये बढ़कर 6.6 ट्रिलियन हो जाएगी 2035 तक। ठीक है, और पर कैपिटा जीडीपी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4,247 $, ये आपकी हो जाएगी। देन सेकेंड सिनारियो है बेस सिनारियो, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी इन्होंने प्रेडिक्ट किया है 8.8 ट्रिलियन हो जाएगी। ठीक है, 2038 तक, और पर कैपिटा आपकी बढ़ के 5,683 $, हो जाएगी।
वहीं पे लास्ट सिनारियो है बुल सिनारियो, जिसमें बोला है 10.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये बढ़ के हो जाएगी इकोनॉमी इंडिया की, और पर कैपिटा जीडीपी ये कितनी हो जाएगी 6,706 ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला है, इन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2025 की ये 6.3 बताई है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 की 6.5% बताई है। वहीं पे इन्फ्लेशन बताया है 4.9% का आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, और 27 के लिए 4.3% बताया है। फाइन। नाउ मॉर्गन स्टैनले की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो चेयरमैन एंड सीईओ इसके हैं टेड पिक, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, और स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई's इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए फ्रॉम दी आरबीआई। तो इट इज योर ब्रिस्क पे। ठीक है, कौन सी कंपनी है, इट इज ब्रिस्क पे। ब्रिस्क पे पहले सिर्फ एक्सपोर्ट हैंडल करता था, अब इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन दोनों हैंडल करने का अप्रूवल मिल चुका है। फाइन। नाउ ब्रिस्क पे जो है ब्रिस्क पेमेंट एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट फर्म टू रिसीव री इंश्योरेंस लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। री इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस फॉर इंश्योरर। ठीक है, ये होता है आपका री इंश्योरर, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस दे। ठीक है, अब रिसेंटली IRDAI ने इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको री इंश्योरेंस आपका लाइसेंस प्रोवाइड किया है, तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस लाइसेंस R2 लाइसेंस या R2 कैटेगरी लाइसेंस दिया गया है IRDAI द्वारा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहली प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरर बनी है इंडिया की। अभी तक सिर्फ GIC री थी, वो भी पब्लिक सेक्टर की थी, अभी प्राइवेट सेक्टर की ये बनी है, एंड ये लोकेटेड है आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नाउ ये जो आपका डिसीजन लिया गया था, ये आपका लाइसेंस प्रोवाइड करने का, ये लिया गया था ड्यूरिंग दी 129th मीटिंग जो हुई थी IRDAI की इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, और जो ये कंपनी है आपकी वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस, इसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल आपकी रहेगी 210 करोड़ की। नाउ GIC जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, GIC जो है ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जो इकलौती री इंश्योरर थी इंडिया की अभी तक। अब कौन सी आ गई है, आपकी वैल्यू एथिक्स भी आ गई है। फाइन। नाउ IRDAI की बात करें तो आपके इसके चेयरपर्सन है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following companies have been identified as a domestic systematically important insurer for the financial year 2025। तो 2025 के लिए इनमें से कौन सी फर्म है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर बोला गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों को ही यहाँ पे आपके डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन बात करते हैं तो LIC के MD एंड CEO है सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, करंट CMD है गिरिजा सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। GIC री के आपके करंट CMD है रामास्वामी नारायणन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1972 में से स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है हाउ मच लोन इज सैंक्शन बाय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती द ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कितना लोन जो है वो सैंक्शन किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, किसे, आंध्र प्रदेश की कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती। ठीक है, अमरावती जो कैपिटल सिटी ये बना रहे हैं ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी, उसके लिए कितना अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन किया गया है बाय दी HUDCO, तो इट इज योर ₹11,000 करोड़। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। और ये 11,000 करोड़ आपका पार्ट है आपका जो 26,000 करोड़ का टोटल अमाउंट यहाँ पे देना है, तो उसमें से 11,000 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द phase 1 ऑफ अमरावती कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ अमरावती डेवलपमेंट का टोटल कॉस्ट जो है एस्टिमेशन जो लगाया गया है वो है 50,000 करोड़ का, जिसमें से 15,000 करोड़ आपका वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे दिए हैं। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। आपका जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके करंट CMD है संजय
कुलश्रेष्ठा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। Now next is, in March 2025, the Reserve Bank of India was awarded with the Digital Transformation Award 2025 for which technology driven initiative। तो इनमें से कौन से आपके इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज गिवन फॉर द इनिशिएटिव लाइक सारथी एंड प्रभा। ओके, इन दोनों के लिए जो है आरबीआई को ये अवार्ड के लिए मतलब सेलेक्ट किया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है ये आपके जून के महीने में होगी एट दी वन व्हाइट हॉल पैलेस, लंदन, यूके में। एंड इसमें इस साल 16 सेंट्रल बैंक कैटेगरीज एंड 15 पार्टनर एंड सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाने हैं। ठीक है, कौन सा एडिशन है इस अवार्ड का? 12वां एडिशन है, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, जिसके करंट चेयरमैन है रॉबर्ट प्रिंगल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लंदन में, और इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। नाउ अब बात करेंगे दोनों इनिशिएटिव की। पहला इनिशिएटिव है सारथी, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? डिजिटाइज करना, हमारे जो मतलब पेपर वर्क होता है उसको डिजिटलाइज करना। ठीक है, तो इसका मेन एम था टू डिजिटाइज ऑल द इंटरनल वर्क फ्लो ऑफ आरबीआई एंड अलाउज एम्प्लॉइज टू स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली। ठीक है, वहीं पे प्रवाह पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था आपका, जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नाम से पता चल रहा है किस चीज का है, ये एक सेंट्रलाइज्ड आपका पोर्टल है। ठीक है, इट इज अ सिक्योर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जो अलाउ करता है इंडिविजुअल या एंटिटीज को कि ये अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो आरबीआई से लेने हैं, जैसे लाइसेंस हो गया, ऑथराइजेशन हो गया। ठीक है, तो जो आरबीआई से अप्रूवल लेना है उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। फाइन, नाउ सिंस इट्स लॉन्च, जो प्लेटफॉर्म है इसने अलाउ किया है ओवर 70 डिफरेंट रेगुलेटरी एप्लीकेशंस को टू बी डिजिटाइज, सपोर्टिंग द वर्क ऑफ 9 डिपार्टमेंट। ठीक है, 9 डिपार्टमेंट्स के वर्क को ये सपोर्ट करता है। साथ में ही यहाँ पे क्या बताया गया है, बाय द एंड ऑफ 2024 मोर देन 2000 एप्लीकेशंस यहाँ पे फिल किए गए थे थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, जो आपका मतलब मंथली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे पहले आपका मतलब यहाँ पे अगर बात करें, अगर 100 एप्लीकेशंस यहाँ पे आती थी तो अभी 80% यहाँ पे और बढ़ गया है ये। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Now next is, in March 2025, Piramal Capital and Housing Finance Limited partnered with which bank to enhance lending in a rural and semi-urban areas? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, ताकि जो लेंडिंग्स हैं वो आपकी और एनहांस की जाए और बूस्ट की जाए रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब एंड सिंध बैंक। क्लियर है? नाउ दिस पार्टनरशिप एम्स टू असिस्ट एमएसएमईज एंड पीपल सीकिंग होम लोन, उनको ये आपका टारगेट करके यहाँ पे टारगेट करेंगे बेसिकली उनको। ठीक है, नाउ पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ है स्वरूप कुमार शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1908 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट रिवाइज्ड द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट ग्रोथ फोरकास्ट टू %% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो रिसेंटली ओईसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए आपकी जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये इम्प्रूव की है, या आप बोल सकते हो इसे आपका रिवाइज किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में यहाँ पे बात हो रही है, 2024 के लिए ये आपका 6.3% था, अब इसे इंक्रीज करके इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.4% कर दिया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे आप जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो देख सकते हैं इंडिया की, जैसे आपका 2024 का डेटा है 6.3% का, 2000 आपका 25 का फाइनेंशियल ईयर 2025 की यहाँ पे बात हो रही है 6.4%, एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये 6.6% यहाँ पे प्रोजेक्शन इनके द्वारा दिया गया है। फाइन, नाउ यहाँ पे ओईसीडी ने जो है रिवाइज किया है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट भी, पहले 3.3% दिया गया था, अब इसे 3.1% इन्होंने रिवाइज किया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। ओईसीडी के करंट सेक्रेटरी जनरल आपके हैं मैथिस कॉर्मन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज रिसेंटली इन मार्च नोटिफाइड द 10-year zero coupon bond of a power finance corporation as a zero coupon bond. What is the life period of this bond? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो रिसेंटली नोटिफाई किया गया है आपका बॉन्ड
10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी लाइफ आपकी है, इसकी लाइफ पीरियड आपका है 10 ईयर 1 मंथ का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। नाम क्या है इसका? 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ अ पीएफसी। 10 साल 1 महीना इसका जो है लाइफ पीरियड है। इशू डेट जो है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2027 रहेगी। मेच्योरिटी अमाउंट इसका है आपका 1 लाख पर बॉन्ड का विद अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 49,546 पर बॉन्ड। एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपके हैं ये 10 लाख के बॉन्ड रहेंगे, ये इशू किए जाएंगे यहाँ पे। साथ में ही जो बॉन्ड्स है इट कैरी अ इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर यहाँ पे मेच्योरिटी से पहले इसको बेच दिया जाता है। ठीक है, साथ में ही इसकी जो वैल्यू है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वैल्यू इसकी कम हो जाती है, वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड इफ द होल्डिंग पीरियड इज ओवर 12 months देन जो गेन है दे आर सब्जेक्ट टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑफ 12.5%। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन मार्च 2025 आरबीआई हैज इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज ऑफ रुपीज डैश ऑन जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ direction related to NBFC, your non-banking financial company, systematically important non-deposit taking companies and deposit taking companies। तो रिसेंटली आपका जो जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड है इन पे पेनल्टी लगाई गई है। कितने अमाउंट की पेनल्टी है? 3.1 लाख की आपकी पेनल्टी इम्पोज की गई है। इसी के साथ एक और आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, इस पे भी पेनल्टी लगाई गई है 2 लाख की। ठीक है, और रीज़न क्या है इसका? इसने बेसिकली रूल फॉलो नहीं किए हैं फॉर नॉट अडेयरिंग द सर्टेन प्रोविजन ऑफ अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 दैट इज CICRA एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स CIC रूल्स 2006। साथ में ही एक अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया था कि रिसेंटली ये 100-200 के नोट जो हैं वो बैंक नोट रिलीज करेंगे जिसपे हमारे जो नए गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर होंगे। संजय मल्होत्रा जी जो नए गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर होंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नबार्ड हैज साइन अ MOU विद विच ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस 2000 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ नबार्ड का आपका टाई अप हुआ है ताकि फाइनेंस किया जा सके 2000 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को? तो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो कोलैबोरेशन हुआ है आपका JNK ग्रामीण बैंक के साथ हुआ है नबार्ड का। फाइन। सिग्नेटरीज की बात करें तो नबार्ड की तरफ से जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं नबार्ड के देश राज एंड संजय गुप्ता जो चेयरमैन है आपके जम्मू एंड कश्मीर JNK ग्रामीण बैंक के, इनका यहाँ पे टाई अप हुआ था। इसके अलावा ये जो MOU है इसका मेन काम क्या रहेगा कि इस MOU के तहत जो JNK ग्रामीण बैंक है ये आपका कंस्टिट्यूट करेंगे और फाइनेंस करेंगे 2000 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को अक्रॉस द लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। फाइन। साथ में ही जो नबार्ड है ये आपका प्रमोशनल ग्रांट सपोर्ट देगा 4000 रुपीज़ का, मतलब हर एक जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होगा उसको 4000 रुपीज़ का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा नबार्ड की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड $1 million फॉर अ ग्रांट फॉर अ फूड फोर्टिफाइड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो रिसेंटली इंडिया ने एक्सटेंड किया है $1 million का ग्रांट, किसके लिए? फूड फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए इन लाओस। ठीक है, लाओस के लिए एक्सटेंशन किया गया है $1 million का। ठीक है, अब जो ये आपका ग्रांट है ये सपोर्ट करेगा टू विच प्रोजेक्ट? स्ट्रेंथनिंग लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन द केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन राइस फोर्टिफिकेशन। एंड ये आपका कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करती है इस प्रोजेक्ट को? तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके। नेक्स्ट इज द RBI हैज इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक और बैंक्स फॉर वायलेटिंग RBI नॉर्म्स इन February 2025। तो इन मंथ ऑफ February RBI ने जो है पेनल्टी इम्पोज की थी कोऑपरेटिव बैंक्स पे, जिनमें से आपके पहला बैंक है बॉम्बे मर्चेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक, दूसरा है बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है लासलगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। तो इन तीनों पे ही मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक में 1 लाख की, ठीक है, ये पेनल्टी है। लासलगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में भी 1 लाख की है, वेयरएस जो आपका बॉम्बे मर्चेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक है इस पे 33.30 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है बाय द RBI। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which bank launched the merchant loyalty or cashback program to boost central bank digital currency, that is CBDC? तो CBDC को बूस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा बैंक है जिसने मर्चेंट लॉयल्टी या कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसके एमडी एंड सीईओ हैं आपके हैं देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में, और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री रिन्यूड देयर बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट वर्थ $75 बिलियन टू एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ मिलकर इस अग्रीमेंट को साइन किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान ने इंडिया के साथ मिलकर इस अग्रीमेंट को साइन किया है एंड दे रिन्यूड देयर सेकेंड अमेंडमेंट एंड रीस्टेटमेंट अग्रीमेंट ऑफ अ बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ ये अग्रीमेंट इंडिया की तरफ से साइन किया था आरबीआई ने, और जापान की तरफ से इसे साइन किया गया था बाय द बैंक ऑफ जापान। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी? तो सेबी के 11th चेयरमैन बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मदाबी बुच को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो सेबी की पहली विमेन चेयरपर्सन बनी थी। ओके, तुहिन कांता पांडे जो है ये फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, और करेंटली ये सर्व कर रहे हैं आपका सेबी के चेयरपर्सन। फाइन, सेबी की बात करें तो इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ अ पैसा बाजार? तो पैसा बाजार की जो आपकी पेरेंट कंपनी है एफबी फिनटेक, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है संतोष अग्रवाल जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है सीईओ, नया सीईओ पैसा बाजार का, और इन्होंने रिप्लेस किया है आपके नवीन कुकरेजा को। ठीक है, नवीन कुकरेजा जो को फाउंडर थे और इन्होंने 11 साल एज अ सीईओ वर्क किया है, इन्होंने अभी स्टेप डाउन किया है अपनी पोजीशन से, एंड संतोष जो हैं संतोष अग्रवाल, उन्हें अभी सीईओ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, करंटली शी इज वर्किंग एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस एट पॉलिसी बाजार। ओके, नाउ अब यहाँ पे नए सीएफओ भी अपॉइंट किए गए हैं, सीएफओ एंड की मैनेजरल पर्सनल, जिनका नाम है नीरज त्रिपाठी, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था? विवेक आदिचिया को, जो रिसेंटली सीएफओ अपॉइंट किए गए हैं किसके? पॉलिसी बाजार के, और इनका टेन्योर 1 अप्रैल से स्टार्ट होएगा, वेरेस ये रिप्लेस करेंगे आशुतोष मिश्रा को। आशुतोष मिश्रा का टेन्योर आपका 31 मार्च 2025 को खत्म होना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेलिब्रिटी वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ फेडरल बैंक? तो इनमें से कौन से आपके सेलिब्रिटी हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फेडरल बैंक का? इट इज योर विद्या बालन। ठीक है, क्या नाम है इनका? विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? IBA के आपके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा अतुल कुमार गोयल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब अतुल कुमार गोयल कौन है? ही इज अ फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ अ BNB, और इन्होंने जगह ली है आपकी सुनील मेहता जी की, मतलब इन्होंने सक्सीड किया है सुनील मेहता जी को, जिनको 2020 में अपॉइंट किया गया था। फाइन, अतुल कुमार गोयल जी को अपॉइंट किया है 3 मेंबर कमेटी ने, जिसमें शामिल थे आपके CS शेट्टी, आपके MV राव एंड N कामाकोड़ी। ये 3 जनों की 3 मेंबर सर्च कमेटी थी जिन्होंने अतुल कुमार गोयल को इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया है। नाउ अतुल कुमार जी की बात करें तो 2016 में इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। 2018 में MD एंड CEO बने थे यूको बैंक के, और IBA के ये चेयरमैन रह चुके हैं 2021-22 एंड 22-23 के टर्म के लिए। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं IBA की। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज अप्रूव्ड द 1-year एक्सटेंशन फॉर whom एज अ CEO ऑफ इंडसइंड बैंक? तो इंडसइंड बैंक के CEO आपके हैं समद कतपलिया, और इनका 1 साल का लिए टेन्योर आपका बढ़ा दिया गया है। 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक इनका 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सिक्योर्ड द 2 गोल्ड अवार्ड्स एट द स्कॉच अवार्ड 2025 फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड जो है इस
ऑर्गेनाइजेशन को, इस फर्म को ये यहाँ पे 2 अवार्ड मिले हैं, स्कॉच अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला अवार्ड दिया गया है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में बेस्ट कस्टमर एप्लीकेशन के लिए, मुथूट महिला मित्र ऐप जो इनकी है उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। दूसरा है VFSI अवार्ड बेस्ट इंश्योरेंस स्कीम के लिए इनको अवार्ड मिला है, विच इज गृह रक्षा इंश्योरेंस स्कीम। फाइन, अवार्ड रिसीव किया गया था इनकी तरफ से, इनके जो CEO हैं सदाफ सैयद द्वारा, और प्रेजेंट किया गया था जो स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड वाइस चेयरमैन है समीर कोचर एंड वाइस चेयरमैन गुरशन धंजल, इनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द डैश स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो LIC जो है कौन से नंबर पे आती है अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड, तो इट स्टैंड्स एट द 3rd पोजीशन। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है। देन इसकी पूरी लिस्ट देखेंगे उससे पहले इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ब्रांड वैल्यू बात करें तो LIC की पोजीशन आपकी है 12वें नंबर पे। ठीक है, एंड LIC की बात करें तो LIC ने यहाँ पे 17% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज शो किया है इनके नेट प्रॉफिट में इन दी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, फाइन, विच हैज रीच्ड टू दी योर 11,056.47 करोड़। नाउ इसी के साथ नोट करना है जो आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस है, इसके रैंक थे आपके 76 ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। फाइन, इसी के साथ एक और चीज जो नोट करने वाली है, आप सभी को याद है ये यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था, मतलब बजट में ये चीज बोली थी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो FDI है आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में, वो कितने से कितनी बढ़ाई जाएगी, 74% ये अभी थी, और इसे इंक्रीज किया जाएगा कितना, 100% इसे इंक्रीज किया जाएगा। तो इस पे बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंग एंड, देन आपका अलियांस, पिंग एंड फ्रॉम चाइना। ठीक है, एलियांस आपका जर्मनी का है, देन एक्सा आपका है फ्रॉम द फ्रांस, फिर चाइना लाइफ आपका जो है 4th नंबर पे है एंड 5th पे है जनरली ग्रुप। तो ये आपके टॉप 5 इंश्योरेंस आपकी जो है ब्रांड है जो मोस्ट वैल्यूएबल हैं। ठीक है, जिनकी आपकी अगर हम बात करें वर्थ की तो ये है आपका नेटवर्थ 33.6 बिलियन का $, का। देन आपका नेक्स्ट एलियांस का है 26.7 बिलियन $, का। 19.8 बिलियन $, का है आपका एक्सा का। वहीं पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की तो पहले नंबर पे आपका आ जाता है पोलैंड का ब्रांड विच इज PZU, और इसे AAA+ रेटिंग जो है यहाँ पे दी गई है, तो ये भी नोट करना है। देन सेकेंड नंबर पे आपका चाइना का चाइना लाइफ है। 3rd नंबर पे इंडिया का आपका जो है LIC है विद 88.0 स्कोर। देन हाईएस्ट स्कोर कितना है यहाँ पे 94.4 का हाईएस्ट स्कोर है, और इंडिया का LIC का है 88.0 का स्कोर। वहीं पे आपका जो NRMA है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की फर्म है। ठीक है, जिसका स्कोर है 87.2। वहीं पे 5th नंबर पे आ जाती है आपकी यूनिपोल साइन, जिसका आपका स्कोर कितना है 86.8 का स्कोर यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द 19th एडिशन ऑफ वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय द नाइट फ्रैंक। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिस कंट्री ने टॉप किया है इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में बेसिकली आपका मेंशन किया जाता है ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्या है, ऐसे लोग जो जिनके पास मिनिमम $1 मिलियन का अमाउंट है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे कौन सी कंट्री जो है उसमें सबसे ज्यादा आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए के पास सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज के नाम देखो तो यूएसए के बाद सेकंड नंबर, पहला यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना आपका आता है विद 4,71,634 इंडिविजुअल्स। यूएसए के हैं आपके 9,05,430। वहीं पे 3rd नंबर पे जापान है, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया आपका 4th नंबर पे है ग्लोबली विद 85,696 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। देन इंडिया इज फॉलोड बाय योर जर्मनी। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, मतलब 2023 से कंपैरिजन करें, तो 2023 से 2024 के बीच में 6% का इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, नाउ ग्लोबली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जो आपके नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, पहले ये आपके
2.24 मिलियन थे, अब ये इंक्रीज होके 2024 में 2.34 मिलियन हो गए हैं, विच शोज अ ग्रोथ ऑफ 4.4% ग्लोबली। ओके, नाउ टॉप 3 रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की परसेंटेज इंक्रीज हुई है, पहला है आपका यूएसए, फॉलोड बाय एशिया एंड अफ्रीका। फाइन, नाउ इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की एक तो 4th रैंक है, ठीक है, 85,696 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। साथ में ही ये प्रोजेक्शन भी यहाँ पे की गई है कि 9.4% से इंडिया की ग्रोथ होगी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बाय द 2028, ठीक है, ये आपका पहुंच जाएगा 93,753 पे बाय दी 2028। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं नाइट फ्रैंक के प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स की, जो लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स को मॉनिटर करता है, एंड इट हैज रिवील्ड कि 3.6% ग्लोबल इंक्रीज देखने को मिला है प्राइम प्रॉपर्टी वैल्यूज में इन द ईयर 2024। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में जो है कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की रैंकिंग आपकी इम्प्रूव हुई है, पहले 37 थी, अब ये इंक्रीज होके 18 पे आ गया है, विच शोज अ 6.7% ऑफ इंक्रीज इन लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस। देन बेंगलुरु की बात करें तो इसका रैंकिंग भी आपका इम्प्रूव हुआ है, पहले 59 था, अब 40 हुआ है। वेयरएस मुंबई सिटी की अगर हम बात करें तो इसकी रैंक आपकी कम हुई है, पहले 21 थी, अब ये 28 प्लेस पे आ गया है इन दी 2024। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। नाइट फ्रैंक के सीनियर पार्टनर एंड ग्रुप चेयर हैं विलियम बेयर्डमोर ग्रे, इसके सीएमडी इंडिया के सीएमडी है शिशिर बेजर। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लंदन यूके, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1896 में। Next is according to the India Value Ranking 2025 released by the YouGov, which of the following are the top 3 most valued brands in India? As per the consumer preference, तो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स आपके कौन से हैं? इट इज Amazon, Flipkart एंड अमूल। Amazon, Flipkart एंड अमूल, ये तीनों आपके मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स हैं इन दी एज पर द इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025, ठीक है। टॉप 5 ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो Amazon पहले नंबर पे है विद स्कोर ऑफ 56.5, फॉलोड बाय Flipkart, देन आपका अमूल आ जाता है 52.8 रैंकिंग पे, तनिष्क 48.4 पे, एंड मेक माई ट्रिप 45.5 पे, ठीक है। नाउ 6 की सेक्टर्स पे आपके बेस्ड होती है ये रैंकिंग, या आप बोल सकते हो इतने 6 सेक्टर्स में निकाली जाती है। एयरलाइंस होती है आपका, देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जनरल इंश्योरेंस, ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो ईज माई ट्रिप है इसने हाईएस्ट ग्रोथ शो किया है, 5.8% इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये आपका आ जाता है ट्रैवल बुकिंग कैटेगरी में। नाउ अब बात कर लेते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ब्रांड्स की बाय दी सेक्टर। जैसे एयरलाइन सेक्टर में बेस्ट आपकी है एयर इंडिया लिमिटेड, इंडिगो एयरवेज, ये बेस्ट हैं। वर्स्ट आपकी है चाइना सदर्न एयरलाइन एंड स्कॉट पीटी लिमिटेड। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये बेस्ट है। वर्स्ट में एलेनवेयर एंड इलेक्ट्रोलक्स। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी आपके बेस्ट हैं, वहीं पे वर्स्ट है डैटसन ट्रिम्फ मोटरसाइकिल लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस में बेस्ट आपका जाता है SBI जनरल इंश्योरेंस और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस का। वर्स्ट में कोको बाय DHFL एंड आपका यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आती है कैटेगरी ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म की, तो इसमें मेक माई ट्रिप ने आपका बेस्ट परफॉर्मेंस शो किया है। वहीं पे वर्स्ट कैटेगरी में आता है गेस्ट हाउसर एंड ट्रैवल गुरु। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।